हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 879 मरीजों की मौत हुई और इसी दौरान 97,168 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर से कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 11,491 नए मरीजों की पुष्टि हुई और जबकि कोरोना की वजह से 72 लोगों की मौत की खबर है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि कोरोना के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए तुरंत CBSE के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,818 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 2,298 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना के 1,132, फरीदाबाद में 472 और करनाल में 327 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र से 145 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में कोरोना के 113, हिसार से 180, सोनीपत से 228, यमुनानगर से 160 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक 3,282 मरीज कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। फतेहाबाद में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फतेहाबाद में 24 घंटे में 232 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। इतने बड़े पैमाने पर संक्रमित मरीजों के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि लोगों में कोरोना के प्रति लापरवाही बढ़ते ही संक्रमण का कारण हो रहा है। लापरवाही बढ़ते ही मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से प्रदेश में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 9 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर बीते दिन इसका असर भी देखने को मिला। नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर हरियाणा न्यूज ने झज्जर के लोगों से बात की तो उनके अनुसार कोरोना से बचाव के लिए सरकार का ये उचित कदम है। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही झज्जर में रात 9 बजे के बाद से दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आई और सड़कों पर भी किसी तरह की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर नजर आई। बल्लभगढ़ शहर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला और यहां पर पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रात 9:30 बजे तक पूरे बाजार को बंद करवाया। इसके साथ ही पुलिस लगातार नागरिकों को कर्फ्यू आदेशों का पालन करने के लिए जागरूक करती रही है और जहां लोग आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे वहां पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान SDM अखिल पिलानी ने कहा कि इस कोरोना कर्फ्यू के वक्त लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के अंतर्राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल और गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। और वहीं SDM ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना करें ताकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि केवल इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर आवश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद जिला प्रशासन करनाल ने जितनी भी धार्मिक, सामाजिक या वैवाहिक कार्यक्रमों की परमिशन दी थी, उन्हें तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। कैथल में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। और वहीं प्रशासन की ओर से मेले में शामिल होने आ रहे लोगों को घर भेजा जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए लोगों पर डंडे भी चलाए। बता दें कि कैथल में लगने वाले इस चैत्र मास के मेले में विदेशों से भी लोग माता के दर्शन करने आते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक रही। लेकिन जाखल मंडी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही आदेशों के जमकर धज्जियां उड़ी। जानकारी देते जाखल में दुकानों, रेहड़ी वालों के साथ साथ शराब के ठेके भी खुले नजर आए। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सिरसा में नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि सिरसा के जिला सूचना एवं संपर्क विभाग के अधिकारियों और पुलिस की ओर से बाजारों में नाइट कर्फ्यू को लेकर आमजन को निर्देश दिए गए हैं कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और कोई भी व्यक्ति इस दौरान बाजार में मौजूद नहीं रहे। इस दौरान सभी दुकानदार अपनी दुकानें भी बंद रखें। पूरे मामले को लेकर डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने की तैयारियां की गई हैं। वहीं रादौर में अभिभावकों ने ये परीक्षाएं ऑनलाइन किए जाने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि एक और तो सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात्रि में कोरोना कर्फ्यू लगा रही है और वहीं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी बीच लोगों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई, लेकिन अब लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग बच्चों की ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लोगों की मांग है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित की जाएं। और वहीं खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक आयोजित की जाएंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 139वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए बैसाखी मेला लगाया गया है। टीकरी बॉर्डर पर दलाल खाप 84 के भंडारा स्थल के साथ खेल प्रतियोगिता भी शुरू की गई है। बैसाखी मेले में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पंजाबी गायकों ने बैसाखी मेले में समा बांधा। और वहीं किसानों के स्वास्थ्य और आंखों की जांच के लिए मेले में स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है। इस मेले में हजारों की संख्या में किसान शिरकत कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जारी आंदोलन में शामिल निहंग ने कुंडली गांव के एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। युवक के हाथ पर तलवार से गहरा घाव बन गया है और वहीं कंधे और पीठ पर भी चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायल को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। बता दें कि कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान लोगों की निहंग सिखों से कई बार झड़प भी हो चुकी है।
सोनीपत में एक बार फिर केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि आंदोलनरत किसानों ने टोल प्लाजा को शुल्क रहित किया था, जिसके चलते प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। हर रोज हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया, जिसके तहत प्रशासन के अधिकारियों ने भारी सुरक्षा बलों के बीच टोल प्लाजा को खुलवाया। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान सभी नेशनल हाईवे पर चलने वाले टोल प्लाजा और केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को किसानों ने शुल्क रहित करवा दिया था। जज्जर की अनाज मंडी में फसल खरीद के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल साबित हुए। फसल बेचने आए किसान ने बताया कि मंडी में खरीद प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से चल रही है और अभी तक पैसे भी उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं। रतिया में हैफेड विभाग की ओर से राशन डिपो होल्डरों को वितरित किए जाने वाली गेहूं के कट्टों में ज्यादा वजन की सप्लाई दिए जाने पर रतिया में डिपो धारकों में भारी रोष है। इस समस्या को लेकर डिपो यूनियन के सदस्यों ने एडीसी को मामले की शिकायत दी। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें डिपो पर देने के लिए जो गेहूं के कट्टे दिए जाते हैं उसका वजन 52 किलो के हिसाब से दिया जाता है, जबकि अनाज मंडी में ये 50 किलो की होती है। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि गेहूं वितरित करते समय हर कट्टों में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने जिला फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त को एक शिकायत पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता के चरणों में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय शर्मा और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को शुभकामनाएं दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद के तत्कालेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा का विपुल गोयल ने आशीर्वाद लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए माता रानी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना की स्थिति सुधारने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का मंदिर कमेटी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। विपुल गोयल ने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं दी। किसानों के विरोध के बावजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाड्रा हल्के में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों और आड़तियों की समस्याएं भी सुनी। कृषि मंत्री के समक्ष आड़तियों ने गेहूं का उठान न होने की समस्या रखी, जिस पर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उठान में देरी न हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि उठान में एजेंसी अगर देरी करती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने मंडी में दी जा रही सुविधाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात कंटेनर में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझाने का कार्य कर रही थी। इसी दौरान कैंटर चालक ने पुलिस की जिप्सी और फायर ब्रिगेड को टक्कर मार दी, जिससे 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में मौजूद एक दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गौरतलब है कि गुरुग्राम में बीते 15 दिन में तीसरी आग लगने की घटना सामने आई है और वहीं आग किन कारणों से लगी इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। अंबाला छावनी के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग ने लकड़ी के गोदाम को पूरी तरह से खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि आग रात 11 बजे लगी और लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को भी दी थी। ये आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में लकड़ी के गोदाम को राख में तब्दील कर दिया। आग इस कदर भड़क गई थी जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करती रही। लकड़ी के गोदाम में आग किन वजहों से लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गोदाम के मालिक की माने तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है।
गोदाम मालिक का कहना है कि आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, गोदाम मालिक ने बताया कि दमकल विभाग को जब फोन किया गया तो दमकल विभाग का एक ही ड्राइवर अलग अलग गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रतिया के बुडलाडा रोड पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने किराना की होलसेल की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक ने लुटेरों का विरोध करते हुए शोर मचा दिया, जिसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। जिसके बाद व्यापारी दुकानदार के पास पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसी बीच दुकानदार ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और एक व्यक्ति के पास हथियार भी था, जिससे वो उन्हें गल्ला खोलकर रुपए निकालने की धमकी भी दे रहे थे। टीबी से बचने के लिए सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है और सफलता हासिल कर रहा है। साल 2020 में सोनीपत टीबी के मामले में जहां 20वें नंबर पर था, वहीं अब पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में टीबी के क्वार्टर में करीब 700 मरीज आते हैं और यह आंकड़ा साल में करीबन 3500 के आसपास रहता है। विभाग के पास कंपोजिट स्कोर होता है, जिसमें इलाज शुरू करने वाले से लेकर ठीक होने वाले, बिगड़ी टीबी वाले मरीज, स्क्रीन किए गए पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग के पास रहता है। डॉक्टर तरुण ने बताया कि टीबी को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। सुशील चंद्रा ने मंगलवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न कराना उनके सामने बड़ी चुनौती रहेगी। आपको बता दें कि सुशील चंद्रा 1980 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। रेवाड़ी में एक पत्नी ने अपने नेवी जवान पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि उसका पति उसे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता है। पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 से रंगदारी का मामला सामने है, जिसमें एक कैफे संचालक से फोन पर और फिर प्रतिष्ठान पर पहुंचकर धमकी देते हुए 1 लाख की रंगदारी मांगी। पीड़िता ने बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसमें 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना दे रही हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था। 8 अप्रैल को हुगली में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं बंटने की बात कही थी। इसी पर चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार प्रसार करने से रोक दिया। ममता बनर्जी 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगी। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी धरना दे रही हैं। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर कुछ स्टेशनों के प्रवेश द्वार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इन स्टेशनों में साकेत, कुतुब मीनार, कश्मीरी गेट, सीलमपुर शामिल हैं। इन मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार इसलिए बंद किए गए हैं ताकि भीड़ को कम कर सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो सके। हालांकि इन स्टेशनों के निकास द्वार खुले हैं और लोग यहां से बाहर निकल सकते हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली मेट्रो अक्सर ही कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन बंद कर देता है जहां यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। जापान सरकार ने फुकुशिमा के रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगो ने मंगलवार को बताया कि फुकुशिमा के 10 लाख टन से ज्यादा रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। दुबई में लंबे वक्त से चली आ रही अनिवार्यता को बंद करने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिसमें रमजान पर सभी रेस्तरां को दिन में पर्दों से ढकना जरूरी होता आया है। ऐसा इसीलिए ताकि रोजा रख रहे लोगों की नजर से खाद्य पदार्थ दूर रहें।
हिमालय में बसे तिब्बत में 5 नए जीवों की खोज की गई है। ये जीव पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। इसमें एक अनूठा सफेद गालों वाला मकैक बंदर भी है, जिसे भारत की अरुणाचल से सटी सीमा के निकट पाया गया है। और अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत संधू ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पढ़ने के लिए अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र आते हैं और भारत ज्ञान साझेदारी बनाने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सतत संवाद कर रहा है। म्यांमार की सेना द्वारा 1 फरवरी को देश में किए तख्तापलट के बाद से अब तक कम से कम 701 लोगों को मारा जा चुका है। इसके अलावा 3100 लोगों को हिरासत में लिया गया और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ 650 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को लगातार 14वें दिन के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने सोमवार को बताया कि महामारी से प्रभावित 2020 और 2021 में यात्री वाहनों की बिक्री 2% कम रही। वित्त वर्ष की शुरुआत में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी छमाही में बिक्री ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन यह क्षेत्र के पर्याप्त नहीं रही। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी नुआंस को $16 अरब में अधिग्रहण किया। सौदे के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को $56 प्रति शेयर का भुगतान करेगी। ये नुआंस के शुक्रवार को बंद भाव के मुकाबले 23% ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच महंगाई भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही। दरअसल सोमवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में ये 5.03% रही। तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल में डेब्यू किया। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे सकारिया ने टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की और शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 बड़े विकेट हासिल किए। आईपीएल के चौथे मुकाबले में सोमवार को पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल पर 4 रन से रोमांचक जीत हासिल की। पहलवान सोनम का घुटना चोटिल होने की वजह से उनके कोच कुलदीप सिंह ने सोनम की टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 दिन बाद शुरू हो रही एशिया चैंपियनशिप में खिलाने के हक में नहीं थे। अब रिपोर्ट में साफ हो गया कि सोनम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। देश भर में मामले लगातार बढ़ते जाने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित एक वीडियो फैंस के साथ साझा किया है। ऋचा चड्ढा ने अपने बेबाक अंदाज में ये वीडियो शेयर की। ऋचा चड्ढा ने अब एक बार फिर से बेबाक अंदाज दिखाते हुए हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ पर निशाना साधा। इस वीडियो को साझा करते हुए ऋचा ने इस महामारी फैलाने वाले इवेंट के बारे में बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला ये इवेंट। पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैकपिंक के सदस्य रोजेन पार्क उर्फ रोजे कॉरियन न्यूजीलैंड गायिका हैं। हाल ही में रोजे ने अपने सिंगल डेब्यू के साथ एक नहीं बल्कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोजेन पार्क ने अपने गाने ऑन द ग्राउंड से सिंगल डेब्यू किया और ये गाना ढेर सारा व्यूज बटोर रहा है। दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की। इसके साथ ही अभिनेत्री ने इस पद को छोड़ने का कारण भी बताया है। बता दें कि दीपिका 2019 में मामी की चेयरपर्सन बनी थी। और वहीं प्रोड्यूसर एकता कपूर की आने वाली वेब सीरीज इज स्टोरी का पोस्टर लॉन्च होते ही विवादों में घिर गया था। फिल्म लोएव के मेकर्स ने यहां पोस्टर चोरी का आरोप लगाया। इस विवाद के बाद वॉल्ट बालाजी ने पोस्टर